हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, क्लास में हम आजकल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, है ना। तो आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। गंगा का सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान, है ना। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है ना। तो उसका भौतिक आधार पर भिन्नता, उत्तर के मैदान की भौतिक आधार पर भिन्नता के बारे में आज हमारा टॉपिक रहने वाला था भाई, है ना। भौतिक आधार पर भिन्नता के बारे में हमको आज पढ़ना था। इसको थोड़ा समझते हैं। उत्तर के विशाल मैदान की भौतिक आधार पर भिन्नता के बारे में समझते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपका भारत है, भारत का उत्तरी भारत का जो एरिया है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका राज्य है पंजाब। तो पंजाब से लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है और फिर यहाँ पर आपका असम वाला क्षेत्र, ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है भाई। ठीक है, यहाँ पर पंजाब है। पंजाब में देखिए, मैदान का निर्माण हमेशा नदियों व उसकी सहायक नदियों के कारण होता है। पंजाब मैदान का निर्माण, है ना। तो सरलता की दृष्टि बता दूं, देखिए सिंधु और पंजाब का मैदान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध नदी है सिंधु, और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं जिसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले कौन सी है भाई, सबसे पहले नदी कौन सी है, झेलम नदी है। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, ये नदियाँ हैं भाई। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास नदियां हैं। इन 5 नदियों को क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। पंचनद इनको कहा जाता है। ये 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का भाग पंचनद के अंदर नहीं आती। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी पंचनद के अंदर नहीं आती, बल्कि पंचनद सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इसको अगर मैं हिंदी में संधि विच्छेद करूं इसकी, तो 2 प्लस आब। 2 का मतलब दो ही हो, या आब का मतलब पानी, 2 पानियों के बीच वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है। इस क्षेत्र में कितनी नदियां बहती है, 5। तो यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, पंजाब। पंज प्लस आब। पंज का मतलब 5, आब का मतलब पानी। 5 पानियों के बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, तो ये है। बाकी आपको मैं बता दूं, सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, रावी और चिनाव के बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है रचना दोआब। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच का जो दोआब उसे कहा जाता है बारी दोआब, जबकि ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र उसको कहा जाता है बिस्त दोआब। ठीक है, ये सब मैं बता चुका था क्लास में, तो इसको मैं इसलिए डिटेल्स अभी नहीं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ उसे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भौतिक भिन्नता के आधार पर गंगा का मैदान या भारत का मैदान। ठीक है, चलिए देखिए भाई, भौतिक भिन्नता के आधार पर गंगा के भारत इस उत्तर के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है भाई। आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन कौन सा भाग है, भाबर, तराई, उसके बाद आपका बांगर, खादर। ठीक है, सीक्वेंस की बात हो रही है ना। जब हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं तो तराई भाबर बोलते हैं, गलत। पहले बेटा भाबर आता है, बाबर, तराई, बांगर और खादर। सीक्वेंस ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो क्रम क्या है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं भाई, है ना। भाबर क्षेत्र क्या है, अच्छे से समझना, प्रश्न बनते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। भाबर क्षेत्र, पहला है हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर, देखिए आपको पता है हमारे उत्तर में महान हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। और हिमालय से बेटा क्या होता है, हिमालय से ही
नदियाँ निकलती है, क्योंकि इसका ढाल बहुत ज़्यादा है तो नदियाँ तीव्र स्पीड के साथ निकलती है, गति बहुत ज़्यादा होती है नदियों की। तो ये नदियाँ क्या करती है, इन पहाड़ों के क्षेत्र से कंकड़ पत्थर वगैरह काट कर लाती है अपने साथ, और शिवालिक के बाद जैसे ही ये समतल मैदान में प्रवेश करती है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है ना। पहले तो तीव्र ढाल में आ रही थी, एकदम से स्पीड थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही स्पीड कम होती है तो जो ये पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर, इसको अपने साथ बहा नहीं पाती है और इस क्षेत्र में क्या कर देती है, इन कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती है शिवालिक क्षेत्रों के बाद, शिवालिक पर श्रेणी के नीचे। तो जहाँ पर ये कंकड़ पत्थर ये जमा करती है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है बेटा भाबर क्षेत्र। क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। ये क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कंकड़ पत्थर होते हैं, नदियाँ यहाँ पर क्या करती है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देती है। छोटी मोटी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है पत्थरों के बीच। फिर अगर मैं आगे बात करता हूँ तो ये जो छोटी मोटी नदियाँ हैं, जिस क्षेत्र में यह पुनः क्या करती है, अस्तित्व में आती है, पुनः धरती पर आती है, दिखाई देती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको समझना अच्छे से, भाई कोई नदी आ रही है पत्थरों के बीच में, तो पत्थरों के बीच में वो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, अलग अलग जगह से रास्ता ढूंढेगी बाहर निकलने का, बहने का, है ना। तो तराई इस क्षेत्र के बाद जिस क्षेत्र से ये नदियाँ बाहर निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरीके से, ऐसे कोई कहीं से निकल रही, कोई कहीं से, इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई का क्षेत्र। क्या कहा जाता है बेटा, तराई का क्षेत्र इसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से दलदली क्षेत्र है। दलदल यहाँ पर बहुत पाया जाता है भाई, कीचड़ वाला क्षेत्र है, पानी बहुत है हर जगह, यहाँ पर तराई जैसा क्षेत्र है, कीचड़ वाला क्षेत्र है। क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है ना। इसी कारण तराई क्षेत्र में प्रश्न बनता है, मच्छरों का बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप हमको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र के अंतर्गत। मच्छरों का प्रकोप कहाँ दिखाई देगा, तराई क्षेत्र में, क्योंकि पानी यहाँ पर जगह जगह होता है, रुकता रहता है पानी, है ना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर और बिहार के कुछ क्षेत्र में प्रतिवर्ष, गोरखपुर और बिहार के कुछ क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक बीमारी फैलती है गर्मी के टाइम पर, जिसको कहा जाता है जापानी इंजेफ्लूटिस। जापानी इंजेफ्लूटिस नाम की एक बीमारी फैलती है मच्छरों के कारण। इस बीमारी से उत्तर प्रदेश और बिहार में हर साल कई लोग मारे जाते हैं। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मच्छरों के कारण फैलती है बीमारी गोरखपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, गोरखपुर और बिहार वाले क्षेत्र में बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसी कारण आपने देखा होगा बिहार और गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हर साल बच्चे बहुत ज़्यादा मृत्यु के शिकार होते हैं इस बीमारी के कारण। इसी कारण तराई क्षेत्र को बीमारियों का गढ़ कहा जाता है भाई। बीमारियों का गढ़ किसे कहा जाएगा बेटा, बीमारियों का गढ़ किसे कहा जाएगा, तराई क्षेत्र को। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। बीमारियों का गढ़ तराई क्षेत्र, ठीक है। जापानी इंजेफ्लूटिस नाम की बीमारी कहाँ फैलती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। किस कारण फैलती है, गर्मियों में मच्छरों के कारण। समझ रहे हो भाई, देखिए, है ना। दलदली क्षेत्र है, कृषि यहाँ पर ठीक ठाक हो जाती है, जैसे चावल वगैरह की कृषि अच्छी हो जाती है। चावल की कृषि इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि चावल को पानी बेटा बहुत ज़्यादा लगता है, चावल को बहुत ज़्यादा पानी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए, है ना, ठीक है। इसका आगे देखते हैं अब। और अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करता हूँ तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं भाई। ये तो सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। कृषि के लिए ठीक ठाक है, उपयोगी है। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। रेंगने वाले जीव भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, तराई क्षेत्र में। बीमारियों का गढ़ तराई क्षेत्र। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये प्रक्रिया करोड़ों साल से चली आ रही है ना। नदी आ रही है, भाबर क्षेत्र का निर्माण, तराई क्षेत्र का निर्माण। अब बेटा जो नदी आ रही है अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ पर मिट्टी
इसने ये मिट्टी भाग कर लाई, यहाँ पर जमा कर दी, यहाँ पर भी जमा कर दी। तो यहाँ पर क्या है, पुरानी मिट्टियों के टीले बन गए हैं, पुरानी मिट्टियों के टीले बन गए हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, समझ रहे हो। तो जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है आपका बांगर क्षेत्र। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर पाई जाती है उसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इस जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिस कारण कृषि यहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती है। पुरानी ये बांगर वाले क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, बांगर वाले क्षेत्र में। अगर मैं आगे जाता हूँ और आगे की बात करता हूँ तो इसके बाद आपको मैं बता दूँ कि भारत के जितने भी मैदानी भाग की नदियाँ हैं ये हर साल अपना क्षेत्र बदलती रहती है, रास्ता बदलती रहती है। इसी कारण हमको देखने में मिलता है मैदानी भागों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है हर साल। जैसे मैं एक नदी की बात करूं, बिहार की कोसी नदी, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी हर साल बिहार में बाढ़ लाती, क्यों, हर साल अपना रास्ता बदलती है। तो ये नदी आ रही है, इसने ये इस साल इधर से बही, अगले साल ये इधर से बही, इस तरीके से बहती रहेगी अलग अलग जगह से। तो जितने बार आएगी उतने बार नई मिट्टी फैला देगी अलग अलग जगह पर। इस बार यहाँ से गई तो नई मिट्टी यहाँ पर फैला दी, अगले बार यहाँ से गई तो नई मिट्टी यहाँ पर फैला दी। तो करोड़ों साल से नई मिट्टी फैलाते जा रही है। तो जहाँ पर नई मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नई जलोढ़ मृदा जहाँ पर पाई जाती है इस क्षेत्र को ही कहा जाता है खादर क्षेत्र। और खादर क्षेत्र कृषि के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। खादर क्षेत्र को कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। कृषि का आदर्श क्षेत्र किसे माना जाता है, खादर क्षेत्र को। पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, बांगर क्षेत्र में, है ना। मच्छरों का प्रकोप, बीमारियों का गढ़ किसे कहा जाता है, तराई क्षेत्र, है ना। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। शिवालिक के गिरिपदों में कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक के बाद या गिरिपद में कौन सा क्षेत्र है, बाबर क्षेत्र। शिवालिक के जस्ट बाद बेटा बाबर क्षेत्र लग जाता है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये था बेटा आपका मैदान का आपका भाग, है ना। बाकी मैं मैदान के बारे में क्लास में तो डिटेल से बता चुका हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ। मध्य जो आपका सिंधु का मैदान था पश्चिम में पड़ता है पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसका अधिकतम विस्तार आपको पाकिस्तान में दिखाई देगा, है ना। पंचनद के बारे में मैं बता चुका हूँ। गंगा के मैदान की बात करता हूँ अगर, तो गंगा के मैदान में गंगा और यमुना सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, और हरियाणा, है ना, हरियाणा, ठीक है। इस क्षेत्र में जो बेटा जो ये गंगा का मैदान है इसको कहा जाता है उच्चवर्ती गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद बिहार झारखंड वाले क्षेत्र, बिहार झारखंड वाला क्षेत्र, बिहार में जो जगह है लखनऊ वगैरह का जो एरिया उसको रुहेलखंड कहा जाता था पहले, रुहेलखंड। तो रुहेलखंड। बाकी पटना वाला जो एरिया है, पटना वाले एरिया को मगध भी कहा जाता था, अंग देश भी कहा जाता था। तो बिहार झारखंड वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। अगर सबसे नीचे में आता हूँ, सबसे नीचे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को कहा जाता है निम्नवर्ती गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान इसको कहा जाएगा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को। अगर मैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करता हूँ तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है मानसरोवर से निकलती है। इसको थोड़ा समझते हैं, समझने का है थोड़ा यहाँ पर। इस तरीके से भैया ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है। असम के बीचों बीच, असम का जो मैदान है उसके बीचों बीच निकल जाती है, असम को दो भाग में डिवाइड करती है। ध्यान रखना, असम में एक जगह है, असम में एक जगह है, वहाँ का नाम है धुबरी। क्या जगह है बेटा, धुबरी। असम में एक जगह है धुबरी। धुबरी से सिंधु नदी 90 के कोण पर झुक जाती है, 90 डिग्री के एंगल पर झुक जाती है। कैसे झुकती है समझते हैं। ये सिंधु नदी आई, असम में प्रवेश करा, असम की जो जगह है धुबरी, यहाँ पर
90 डिग्री पर झुक जाएगी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी 90 का कोण बनाती है, तो ध्यान रखना धुबरी असम, वहाँ पर 90 का कोण बनाती है, 90 डिग्री के एंगल पर झुक जाती है। मतलब 90 डिग्री के, अब ये नहीं कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के जैसा एंगल बनाती है, बिल्कुल सीधी झुक जाती है। चलिए इस तरीके से ना ऐसे झुक जाती है, ठीक है, धुबरी नामक जगह पर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित नदी, उस पर भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है, जिसको कहा जाता, क्या है उस पुल का नाम? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, भूपेन हजारिका उस पुल का नाम है। 9 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसको मांजुली द्वीप कहा जाता है। मांजुली द्वीप कहाँ है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, ठीक है। तो ये गंगा के मैदान के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज थी, ऊपर उत्तर के मैदान के बारे में। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा वो आएगा भारतीय मरुस्थलों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे अकेडमी नाम से हमारा चैनल है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड ग्रुप सी के प्रैक्टिस बैच शुरू हो चुके हैं। अगर कोई प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आपका स्वागत है बेटा, ठीक है। 10:30 बजे से हम प्रैक्टिस बैच शुरू करते हैं, ठीक है। SSC GD का भी बैच बन चुका है। अगर SSC GD की भी कोई तैयारी करना चाहता है तो 10:15 बजे से SSC GD की क्लास शुरू हो जाती है, तो आप आ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँ भारत के मरुस्थलों के बारे में, तो बेटा कमेंट में बताएं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।